Okay, very good evening all of you. And good evening Mayank, good evening Pranav, विकास एंड प्रद्युमन। आई थिंक सभी लोग आ गए हैं। ओके और साथ ही साथ बाकी ऑल रनिंग स्टूडेंट एंड ऑल टॉपर्स जो है हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। जस्ट वेट, हम लोग आज का सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग के पहले बेटा देखिए, आपको कुछ भी क्वेश्चंस करना है तो विद द हेल्प ऑफ वॉइस आप सभी लोगों से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके और इसमें क्वेश्चनिंग के लिए आप लोगों को सबसे पहले हैंड रेज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होगा कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछोगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, सभी लोगों के एक साथ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जिसके जो भी क्वेरीज है वो आप लोग पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ बाकी सभी लोग जो भी यहाँ पे नीट 2020 का एग्जाम देने के बाद सिलेक्ट हुए हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे। मयूरी क्या हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है बेटा? एक बार रिस्पॉन्स करो, हैंड रेज करो। ओके जिसके भी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप चाहो तो चैट में भी पूछ सकते हो, और साथ ही साथ जो है आप विद द हेल्प ऑफ वॉइस जो है ये भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक, अभी तक के कुछ स्टूडेंट्स और भी हैं जो ज्वाइन होने के हमारे साथ, थोड़ा वेट कर लेते हैं उन लोगों का। चलो ठीक है बेटा, एक बार इंट्रोडक्शन जो है मैं अपने तरफ से दे देता हूँ, बाकी वो लोग भी अपने अपना इंट्रोडक्शन जो है ठीक है वो दे देंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले बेटा मयंक, प्रणव, विकास, आप लोग एक बार अपना जो है जस्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि आप लोग हो भी यहाँ पर, और उनकी क्वेरीज रहे तो हम वन बाय वन करके सॉल्व करा सकते हैं। देखो आपके पास से म्यूट अनम्यूट हो रहा है प्रॉपरली। किसी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बेटा आप लोग चैट में भी पूछ सकते हो, बट ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप लोग जो है विद द हेल्प ऑफ वॉइस जो है, बट एक्सेस लेना होगा उसके लिए सबसे पहले आपको। ओके हाँ बेटा विकास। यस सर। मेरा नाम विकास है और मुझे नीट 2020 में मिले हैं 589 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक है 25,368, मतलब 25,368। ओके मयूरी भी ज्वाइन कर ली, गुड मयूरी। चलो बाकी जस्ट वेट बेटा, जिससे भी क्वेश्चन करना है थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको थोड़ी देर के बाद। क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे आप खुद से पूछोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चैट में तो आ रहा है, अच्छी बात है, मैंने फिलहाल प्राइवेट चैट कर दिया हूँ मैंने। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को सभी को चांस भी मिलेगा। नेक्स्ट ये हमारे साथ विकास जुड़ा हुआ है। प्रणव बेटा। हाँ जी सर, मेरा नाम है प्रणव कावले। मेरे को नीट 2020 में मिले हैं 613 मार्क्स 613, और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 14,115। ओके मयूरी। बेटा वहाँ पे एक मिनट में आपको एडमिन राइट्स दे देता हूँ, जस्ट वेट। हाँ बेटा अभी आप आपके पास से म्यूट अनम्यूट कर पाओगे। हाँ मयूरी ट्राई करो, हो रहा है। ओके आवाज नहीं सर मैं आ रहा ऑडिबल है। हूँ? हाँ अभी ऑडिबल है बेटा, ठीक। ठीक है। मैं मयूरी हूँ एंड मुझे 582 मैंने नेट में स्कोर किया है, और मेरे बायो में 85 करेक्ट है आउट ऑफ 90, और मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग 28,000 थी। सो किसी को कोई क्वेश्चंस होगा तो पूछ सकते हो। ओके गुड, वेरी गुड, सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, और कौन रह गया हमारे पास? मयंक, आपने बोले अभी मयंक, और कौन? प्रद्युमन नहीं दिखाई दे रहा मुझे बेटा। विकास ज्वाइन नहीं हो पाया अभी तक के। चलो ओके, तो सबसे पहले तो देखिए बेटा, मैं सभी लोगों की तरफ से जो डीडीएस एकेडमी है उनके तरफ से जो हमारे स्टार हैं, हमारे सेलिब्रिटी, उनका बहुत बहुत थैंक्स और बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि वो उन्होंने अपना टाइम देके यहाँ पे आए हैं और इतना अच्छा उन लोगों ने किए हैं।
ठीक है, काफी बहुत अच्छा, मतलब उन लोगों ने उस टाइम पे जो 3 आवर्स का जो प्रेशर है उसको सहन करते हुए इतना अच्छा स्कोर यहाँ पे क्रिएट किए है। ओके, तो वो सभी लोग जो है, मैं चाहूंगा कि अपना अपना एक एक्सपीरियंस सभी लोगों के साथ शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट है उन लोगों के क्वेश्चंस जो भी है वो साथ में इनके क्वेश्चंस के क्वेरी को भी सॉल्व करें। मैं सभी को म्यूट और अनम्यूट एक्सेस दे रहा हूँ, जिसे बेटा क्वेश्चन करना रहेगा वो ही सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज अपने फोन को म्यूट कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आर यू रेडी? ओके बेटा, अथर्व करू आपका भी जो है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो 1 बाय 1 करके, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, म्यूट अनम्यूट करके नहीं देखिए बेटा, जिसे क्वेश्चन करना है डायरेक्टली क्वेश्चन करो। सर पूछो। हाँ बेटा सुमन। पूछना था कि स्टेट बोर्ड और नीट दोनों मैनेज कैसे करें, मतलब स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कैसे करें वो पूछना था। ओके बेटा, कोई भी अपना आंसर या बाकी सभी अपने अपने ओपिनियंस दे सकते हैं आप लोग। मयूरी, प्रणव, विकास, मयंक। हेलो सर, मैं हाँ विकास बोल रहा हूँ। विकास, मैं बोल रहा हूँ मतलब इनको जिनसे भी सवाल पूछना है, मतलब वो अपने प्रेफरेंस से बोल दे तो वो उसका जवाब दे देगा, बेटर रहेगा। हाँ, वो भी सही रहेगा। बाकी यदि नहीं भी रहा रेफरेंस तो आप अपने खुद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्वेश्चन कर सकते हो। पदू भी वैसे ज्वाइन हो गया है। प्रद्युमन ज्वाइन हुआ क्या? यस सर। उसे एक्सेस देना है, 1 मिनट। हाँ बंद करे, बंद कर। हाँ, प्रद्युमन भी आ गया हमारे साथ। ओके बेटा, चलो तो ऑलमोस्ट जिन लोगों के पास भी हमारे लिए जो टाइम था वो सभी लोग आ चुके हैं, और 68 स्टूडेंट भी अभी तक यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। चलो तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों के पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो भी हमारे टॉपर्स है, मयंक, मयूरी, प्रद्युमन, प्रणव, विकास, ठीक है, आप लोगों के एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा। एक तो स्टडी को लेके आप लोगों ने जो भी प्लान किए हो, और कैसे आप इतना अच्छा जो क्या कह सकते हैं सक्सेस हासिल कर पाए, उससे रिलेटेड बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, ऐसा प्लीज इन लोगों की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कुछ ओपिनियंस इन लोगों के साथ शेयर करो। ओके, 1 बाय 1 सभी के साथ ट्राई करते स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो विकास, सबसे पहले आप ही अपने एक ओपिनियन शेयर करो। तो मेरा नाम विकास है, और मेरी शुरुआत जब हुई थी 11th से, तो 10th के बाद अच्छा स्कोर करने के बाद तो सबको ऐसा लगता है कि अच्छा स्कोर हो गया, 90 से ज्यादा अंक आ गए तो बाकी सारा इजी रहता है। पर नीट की बात हो गई, उसके साथ 11 12th की बात हो गई, उसमें बिल्कुल ही फेज बिल्कुल अलग रहता है। जितना तक 10th तक स्मूथली चलता है, वैसे 10th 11 12th में उतना स्मूथ चलता नहीं। वहाँ पे जैसे 10th में उतनी मेहनत नहीं करने पे भी अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की है उतना ज्यादा स्कोर में उसको इम्प्रूवमेंट दिखता है। इनिशियली चाहे उसको शुरुआत में कम मार्क्स आए, या उसको लगे कि नहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी स्कोर में इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। मतलब रेगुलर मेहनत करते रहो तो एट द एंड वो स्कोर में चेंजेस आ ही जाता है। और कभी भी जब प्रिपेयर करते हो तो स्कोर के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है, क्योंकि वो स्कोर कुछ मतलब नहीं रखता, क्योंकि साल दर साल वो स्कोर में रैंक जो है वो बदलती जा रही है, और मेन इंपॉर्टेंट तो है रैंक। हमें जिस कॉलेज में चाहिए उस कॉलेज के हिसाब से क्या रैंक है, कि हमें कितने के अंदर में आना है, वो देखना ज्यादा जरूरी है। मार्क्स के हिसाब से तो वो कभी भी वेरी कर सकती है, पर रैंक में ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो रैंक हमें लेने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मार्क के हिसाब से हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोगों ने या बाकी लोगों ने या मैंने कभी भी सोचा था कि यदि 580 मार्क या 590 इसके आसपास रहना बहुत जरूरी है यदि अच्छा कॉलेज यदि चाहिए तो। पर उस साल जैसे कि इतने रैंक में इतना इन्फ्लेशन आया, तो वैसा नहीं, स्कोर के हिसाब से उस पर फोकस करना जरूरी नहीं है। वो रैंक इतनी स्क्वायर करना है कि हमें वो मिले कॉलेज, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और बस स्कोर इम्प्रूवमेंट करते रहो। बहुत बेसिक पढ़ाई के साथ शुरुआत करो, और उसको ज्यादा बार पढ़ो, ज्यादा चीजें करने की कोशिश मत करो, ज्यादा बुक्स वगैरह करने की कोशिश मत करो, ज्यादातर एनसीईआरटी पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो,
तो एट द एंड मतलब आसानी से सारा काम लगभग हो ही जाता है। बस रेगुलर पढ़ते रहो, कम से कम 6 घंटे तो अभी पढ़ना ही चाहिए, और बाकी तुमसे जितना हो सके उतना तुम्हारे लिए बेटर है, पर प्रॉपर नींद भी जरूरी है। ठीक है सर। चलो, तो ये तो था विकास का। और विकास के बाद अभी बेटा मयूरी, आप भी जो है अपना ओपिनियन शेयर करेंगे बाकी लोगों से। मयूरी। हेलो एवरीवन, सर मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ बेटा। हाँ। तो मैं एक रिपीटर स्टूडेंट हूँ। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 357 थे एंड फिर मैंने ड्रॉप दिया 1 साल का एंड देन मुझे 582 मिले। तो फिर स्टार्टिंग में मेरा बायो बहुत ज्यादा वीक था। मीन्स 11th-12th में मैं क्या करती थी कि एनसीईआरटी बहुत कम पढ़ती थी, जो कि मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट हुआ था उन 2 सालों में। मतलब एनसीईआरटी छोड़ के मैंने सब कुछ पढ़ा लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, इसलिए फिर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स मिले। फिर 1 साल मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से मैं स्टिक रही। मतलब मैंने 1 साल में एक चैप्टर 50 बार एनसीईआरटी से रीड कर लिया होगा, इतनी ज्यादा मतलब मैं एनसीईआरटी पे फोकस थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 11th-12th में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, इसलिए मुझे इतने कम स्कोर आए। तो फिर 1 साल मैंने सिर्फ बायो के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ी और कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया। और जो सोनी सर बताते थे एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वो थोड़े मतलब याद रख लेती थी, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर में गई नहीं और एमसीक्यूज के लिए सिर्फ फिंगर टिप्स किए और जो सोनी सर मटेरियल देते थे उसको सॉल्व किया। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि नीट में टर्निंग पॉइंट होता है बायो। तो बायो के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही प्रीफर करो और एक चैप्टर ट्राई करो कि 50 बार पढ़ के होना चाहिए। एंड सेकेंड मिस्टेक जो मैंने 2 सालों में की थी वो था कि मैं रिवीजन बहुत ज्यादा कम करती थी। मतलब जब टेस्ट होगा तभी पढ़ती थी एंड वो सबसे मतलब गलत बात थी। इसलिए फिर ये 1 साल में मतलब रिपीटर इस ईयर में मैंने सोच के रखा था कि 2-2 3-3 बाद मतलब टेस्ट हो या ना हो, लेकिन 3 दिन बाद मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना ही है। फिर मतलब टेस्ट होगा या नहीं होगा वो मैटर नहीं करता। तो मेरे हिसाब से अगर अच्छे मार्क्स लाने होंगे बायो में, मतलब 330 अगर क्रॉस करने होंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है कि एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो और उसको बार बार रिवाइज करो। जितने बार हो सके उतने बार उस एनसीईआरटी को रिवाइज करो। मतलब अगर तुम्हें कोई नींद में भी उठा के बोले कि बता यार ये पॉइंट किधर है, तो तुम्हें पेज नंबर वाइज याद रहना चाहिए कि ये पॉइंट इस पेज नंबर पे है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ एनसीईआरटी प्रीफर करो। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी मत जाओ, कुछ भी नहीं। और जो सर बताते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसको ध्यान रख लो, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर ज्यादा प्रीफर मत करो। ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी, बस मतलब यही मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और रिया ने मतलब मुझे क्वेश्चन पूछा है कि आपने नर्वसनेस कैसे दूर की। तो नर्वस तो मैं बहुत ज्यादा थी एग्जाम के दिन। तो फिर कुछ नहीं, मैंने अपने दिमाग से सारे निगेटिविटी निकाल के फेंक दिए एंड पेपर को जब 20 मिनट्स बचे थे तब मैं आंखें बंद करके बैठ गई थी। मीन्स जस्ट मैं जस्ट सोच रही थी कि मीन्स ऐसे ऐसे पेपर सॉल्व करना है एंड मैं आंखें बंद करके बैठ गई। दैट इज इट। तो इस तरह से मेरे नर्वसनेस कम हो गई। सेकेंड क्वेश्चन प्राची ने पूछा है कि दीदी क्या आप ओके प्रहलाद ने पूछा है केमिस्ट्री के लिए क्या किया। तो फिर केमिस्ट्री के लिए तो एकदम सिंपल है कि अपने क्लासेस के मॉड्यूल्स अच्छे से करो एंड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज के वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको सॉल्व करो। क्योंकि अगर तुमने एज अ नीट एस्पिरेंट अगर तुमने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं की तो तुमसे केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा। ये मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं एंड ये सच है। तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी प्लस अपने मॉड्यूल्स अच्छे से सॉल्व कर लो, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। उसको बार बार सॉल्व करो, क्योंकि नीट में क्या है ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 6 किताबें मत करो, एक ही किताब 6 बार सॉल्व करो। ओके? तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल। सेकंड क्वेश्चन अथर्व ने पूछा है कि डेली शेड्यूल। ठीक है, डेली शेड्यूल तो एक ही होना चाहिए कि जो आज पढ़ाया है वो तभी के तभी कंप्लीट कर लो एंड हमेशा रिवाइज करो। ठीक है? रिवीजन तो होनी चाहिए, जो आज पढ़ाया है वो आज के आज कंप्लीट करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैष्णवी, डिड फिजिक्स कैसे करे। ओके, फिजिक्स के लिए तो मतलब एक ही है, मॉड्यूल्स अच्छे से करो एंड डीसी पांडे, बस इन दोनों के बाहर तो जाओ ही मत। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। सौरभ सर हमेशा बोलते हैं कि एक दिन में 50 एमसीक्यू, उसको ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सो फिजिक्स के लिए तो वही है कि डीसी पांडे अच्छे से कर लो एंड मॉड्यूल्स। इनऑर्गेनिक। ओके,
इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के बाहर जाओ ही मत, सबसे पहला पॉइंट। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से जैसे का वैसा पूरा पढ़ लो और उसको समझो एंड याद रखो, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़ो। इनऑर्गेनिक के लिए कोई भी एक्स्ट्रा बुक प्रीफर मत करो, ओके। सो इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। एंड उसके जो एमसीक्यूज है इनऑर्गेनिक के लिए, वो एमटी से प्रीफर कर लो, बहुत अच्छे एमसीक्यूज है, मैंने सॉल्व किए थे ना, ठीक है। अभी से स्टार्ट किया है, तो अगर अभी से स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले तो टेंशन निकाल के फेंक दो, ठीक है। एंड अभी से स्टार्ट किया तो अच्छे से प्लानिंग बनाओ, और उसमें रिवीजन तो आना ही चाहिए। अगर तुमने आज कोई चैप्टर किया तो ट्राई करो कि 2 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज करें, ओके। फिजिक्स को मतलब मैंने एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए प्रीफर नहीं की थी ज्यादा। जो सौरभ सर बताते थे कि ये पढ़ो एनसीईआरटी से, बस उतना ही किया था मैंने, बाकी कुछ नहीं। सौरभ सर क्लास नहीं लेते हमारी, ओके। बोर्ड्स एंड नीट, बोर्ड्स एंड नीट बोथ के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखो, बोर्ड्स के लिए जिधर तक मुझे पता है अपने क्लासेस होते हैं अच्छे से, तो बोर्ड्स के लिए जब का जब कर लो, जिस दिन, क्योंकि मे बी 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन बायो, ऐसा होता है बोर्ड्स के लिए। हमारे टाइम पे ऐसा ही था। सो जिस दिन सर पढ़ाते हैं ना उसी दिन कंप्लीट कर लेते जाओ, ठीक है। संडे टू संडे उसको रिवाइज करो, वो इम्पोर्टेंट है। एंड नीट के मतलब नीट एंड बोर्ड्स तो सेम ही होते हैं, सबसे ज्यादा फोकस तो नीट पे ही रखो। एंड बोर्ड्स के क्या करते जाओ ना कि अपने पॉइंट्स बनाते, मतलब एक चैप्टर एक ही बार करो, उसके नोट्स बनाओ एंड एग्जाम के 1 महीने पहले फिर उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए तो वही है कि जिस दिन सर पढ़ाते तभी के तभी उसको करके कंप्लीट करके बंद कर दो, दैट इज इट। ओके, फिजिक्स में मुझे थे 125 एंड डिसेंट स्कोर था, क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत गंदा था पहले 2 साल। फिर 1 साल मैंने फिजिक्स डीसी पांडे वगैरह अच्छे से कर ली, सौरभ सर जैसा करते थे मैंने फिजिक्स के लिए वैसा ही किया, एंड ठीक है। कंसंट्रेशन के लिए तो एक ही है, पढ़ाई पे बैठने से पहले आंखें बंद करके बैठो, मेडिटेशन करो, उससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। देन विदाउट एमटीजी फिंगर टिप, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो हो जाएगा, लेकिन क्या है ना कि बायोलॉजी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए तो फिंगर टिप सॉल्व करनी ही है। अगर तुम लोग फिंगर टिप सॉल्व करोगे ना, तो फिर देखो यार कैसा होता है ना कि बायो के लिए एक टारगेट होता है कि बायो हमारा 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, 40 मिनट्स में, तब भी पेपर के वक्त। तो 40 मिनट्स में अगर 90 क्वेश्चन सॉल्व करने बायो के, तो फिंगर टिप तो सॉल्व करनी ही है। तो फिंगर टिप्स को प्लीज स्किप मत करो, फिंगर टिप सॉल्व करो। फिजिक्स में टॉपिक अच्छे से समझने के बाद कभी कभी, हाँ ठीक है, वो नहीं बनते, ठीक है, उसको मतलब इग्नोर भी मत करो, जैसे का मतलब ध्यान में रख लो एंड प्रैक्टिस करो अच्छे से, वो सबका प्रॉब्लम होता है, उतना कुछ इसमें ये नहीं। इट एग्जाम एक्सपीरियंस, हाँ टेंशन तो होता ही है। ठीक है, नीट के अगले मतलब नीट के एग्जाम के पहले दिन तो बहुत टेंशन था, लेकिन कुछ नहीं, मतलब मैंने ज्यादा सिर्फ मैंने 2-3 पेपर सॉल्व कर लिए थे पेपर के पहले दिन एंड बस हो गया, मतलब मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। मतलब मैंने पहले अपना मतलब शेड्यूल बना के रखा था कि पेपर के 1 दिन पहले मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, जो हुआ है सिर्फ एक बार पढ़ने पलटा के देखने, दैट इज इट। बाकी मैंने कुछ इतना एग्जाम के पहले दिन टेंशन नहीं लिया था, ठीक है। 357, ओके, ड्रॉपर टू टॉपर, ओके। तो 357 से 582 की जर्नी तो एक ही थी कि पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या नहीं यार लास्ट ईयर कम मिले तो अभी तो अच्छा करना ही है, ठीक है। क्योंकि घर वालों से भी प्रेशर आता है कि नहीं पढ़ पढ़, तो वो एक था मतलब। एंड बहुत कंसिस्टेंसली पढ़ाई करती गई, रेगुलर जो सर जिस दिन पढ़ाते उसी का दिन मतलब तभी के तभी उसको कंप्लीट कर लेना एंड जो हुआ है उसको रिवाइज करना। तो ये बात मैंने किए थे मतलब ये 1 साल। एंड मैंने कभी भी अपने मार्क्स की तरफ ध्यान नहीं दिया साल भर, मेरे कम भी मार्क्स आए तब भी मैं देखती थी कि मैं क्या रॉन्ग कर रही हूँ, ठीक है। तो जिस दिन हमारा पेपर होता है ना, तो उस दिन क्या करो ना कि एक बार पेपर चेक कर लिया तो देखो कि तुम लोग क्या रॉन्ग कर रहे हो, हमसे क्वेश्चन होता या नहीं होता, मतलब पेपर एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो 1 साल यही किया कि ज्यादा से ज्यादा मैंने पेपर सॉल्व किए एंड रिविजन तो बहुत ज्यादा की थी, इसलिए मुझे 582 मैंने स्कोर किया। सो एक ही है कि रिवीजन बार बार करो, पेपर अच्छे से सॉल्व करो, पेपर के मार्क्स मत देखो, लेकिन तुमने क्या रॉन्ग किया है वो देखो, ठीक है। मार्क्स की तरफ कभी ध्यान नहीं देना, तुमने क्या रॉन्ग किया है, मुझसे क्वेश्चन होता या नहीं होता, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। तो मैं करती थी, मतलब ध्यान अच्छे से देती थी उस पर एंड मार्क्स तो कभी देखा ही नहीं, क्या रॉन्ग हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस था, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करती थी। देन स्टेट बोर्ड में अच्छा क्लासेस नहीं किए तो टेंशन नहीं है, जो नीट में पढ़ा है ना, जैसे आर्यन ने पूछा है कि उसने क्लासेस अटेंड नहीं किए, ओके बोर्ड्स के,
तो कुछ नहीं है, अपने स्टेट बोर्ड की किताब देख लो, एंड जो नीट में है सेम वही स्टेट बोर्ड में होता है, सिर्फ हमें थ्योरेटिकली दिखना पड़ता है। तो नीट पे फोकस करो, नीट अच्छे से कर लो, स्टेट बोर्ड निकल जाता है, ठीक है। अभी से अपना शेड्यूल बना लो कि एक हफ्ते में ये टॉपिक के ये चैप्टर करने हैं एज कंसर्न विद द स्टेट बोर्ड, हो जाता है। स्टेट बोर्ड का इतना टेंशन मत लो। एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक पढ़ना पड़ेगा, ओके। पार्थ ने पूछा है कि एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, एनसीईआरटी मतलब इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ो, बाकी उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने सॉल्व किए थे। तो फिर इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो केमिस्ट्री की, एंड ऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक्सरसाइज के, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। देन ठीक है, मेरा आईटी नहीं था, मेरा फिशरीज था, तो उसके फिर नाइट में कितने बजे तक पढ़ना, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। अगर तुम 2 से 3 बजे तक जग के पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, फिर वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी मतलब कितनी कैपेसिटी है। ओके, एग्जाम के टाइम पे फ्रीज होने से कैसे बचा है, प्रहलाद ने पूछा है। तो एग्जाम के टाइम पे क्या था ना, मैंने गिनाई, मतलब जब मैं बायो कर रही थी तो मुझे समझ में आ गया था कि पेपर मतलब मेरे टाइप का है और मुझे अच्छे मार्क्स मिलने वाला है। तो मैंने कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते गए, सामने निकलते गए। मैंने कुछ नहीं गिना कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, मैंने कभी काउंट ही नहीं किया। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करते गई एंड सामने सामने बढ़ते गए। अगर मुझे नहीं आए तो छोड़ देना, मतलब मैंने इस पर एकदम माइंड नहीं किया कि मुझे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। सो बस मतलब जो आता है उसको सॉल्व करो, जो नहीं आता है वो छोड़ दो, बस गिनो मत कि मैंने इतने सॉल्व किए। वही है कि मतलब पेपर के टाइम पे तो हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन के लिए तो एक मतलब फैमिली फंक्शंस को अवॉइड करो। मतलब मैं अगर बताऊँ तो मैं 11th-12th में बहुत ज्यादा फैमिली फंक्शंस अटेंड करती थी, लेकिन जब रिपीट टर्म में थी ना, मैंने एक भी फंक्शन अटेंड नहीं किया फैमिली का, एक भी नहीं। मतलब मुझे अभी भी मेरे कजिन्स बोलते कि तू अब आती नहीं, तेरा तो चेहरा भूल गए हम लोग। तो मतलब मैंने कब 1 साल तो मैंने अटेंड किया ही नहीं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन की वजह हुई होती है कि फंक्शंस अटेंड करना, निगेटिविटी। तो बस बाहर जाना कम करो एंड मेडिटेशन करो और फोकस रहो कि अपना मतलब एम सामने रखो कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है। वही सबसे बड़ा रीजन है कि डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। एंड डीसी पांडे के अलावा दूसरी बुक रिफर करती हूँ तो ठीक है, अगर अच्छे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ डीसी पांडे सॉल्व किए थे तो मुझे उतना बाकी बुकों के बारे में आइडिया नहीं है। अगर अच्छा होगा तो ठीक है, कंटिन्यू रखो, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चंस अगर आते होंगे उस बुक में तो अच्छी बात है, कर लो। अच्छा, बायो और केमिस्ट्री अच्छा है पर फिजिक्स बहुत टेंशन है। तो फिजिक्स के लिए यार प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब फिजिक्स सबका ही बुरा होता है, तो फिजिक्स का टेंशन मत लो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड एकदम फिजिक्स को दूर भी मत करो क्योंकि फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिक्स की सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। एंड ओके, जस्ट वेट। आपने, हाँ, स्टूडेंट्स सबसे पहले बताओ, आपको आवाज आ रहा है ना प्रॉपरली? अभी एक काम यस कीजिए, सभी लोग ना अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, और क्वेश्चंस करना है तो डायरेक्ट एक इंटरेक्टिव सेशन की तरह यदि क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके वीडियो ऑन रहेंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे तो सभी को एंजॉयमेंट भी होगा। और बाकी सभी टॉपर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपके पास वीडियो का अच्छा एक्सेस है और आप लोग चाहते हो, ठीक है, तो और एक्चुअली स्टूडेंट की भी ये डिमांड है कि सर वीडियो ऑन करके यदि मिला तो हमें ज़्यादा अच्छा जो है इंटरेक्टिव लगेगा। तो यदि आप लोग आपके वीडियो ऑन करके भी जो सजेस्ट कर सकते हो, तो जैसे मैं अभी यहाँ पे किया हूँ, ठीक है, तो वैसा ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो मयूरी के पास वापस से हम फिर से आते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस क्वेरीज हैं आप लोगों की, ठीक। बाकी भी हैं हमारे जो टॉपर्स, मयंक है, प्रणव है, प्रद्युमन है, इन लोगों से भी एक बार बात कर लेते हैं। उसके बाद वापस से फिर से हम आएंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन पे फिर से हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो प्रणव बेटा, आपका हुआ नहीं है ना अभी? हाँ, हाँ जी सर। क्या बताना था, हाँ। वीडियो ऑन करोगे तो अम, ज्यादा अच्छा रहेगा, यदि वीडियो एक्सेस है हेलो, तो ठीक है अच्छी तरह से, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, कर नहीं हाँ, सकते, प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके ओके, ठीक, हाँ। हेलो, मेरा नाम है प्रणव कावले। सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो 2 साल आप पढ़ते हो, पढ़ते रहते हो। 2 साल का पीरियड जो है मतलब कोई छोटा पीरियड तो होता नहीं है। तो मतलब जो एवरेज पढ़ने वाले स्टूडेंट है, मतलब 6 घंटा या फिर 6 घंटे से ऊपर, तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना कि मतलब 2 साल बीत जाते हैं और हम सभी लोग एक
लिमिट पर आ जाते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा जीनियस हो या फिर अबव एवरेज बच्चा हो, तो सभी को नॉलेज सेम रहता है। फिर एक ही बात का फ़र्क पड़ता है, वो होता है पेपर में अपनी कंसंट्रेशन का। तो लास्ट में जो पेपर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। और पेपर सॉल्व करते वक़्त कंसेप्चुअल गलतियाँ हर एक जन मतलब हर कोई निकालता है कि मेरा यहाँ पर मेरे किताब से ढंग से पढ़ा नहीं था, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। या फिर अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक, इस टाइप की मिस्टेक हर कोई निकालता है, निकालो। लेकिन अपनी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, वो होती है सिली मिस्टेक्स। मतलब मेरे को तो आता था लेकिन मैंने किया नहीं, ये वाले टाइप की मिस्टेक, इनको अवॉइड करना। और आगे के पेपर में उन मिस्टेक्स को कैसे कम किया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। और लास्ट टाइम आपको अगर पेपर में बहुत ज़्यादा कम मार्क आए, तो ये सोचना कि मतलब ये नीट का पेपर नहीं था, एक्चुअल नीट का पेपर नहीं था। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्क आए और आप अगर उड़ने भी लगे कि मेरे को बहुत ज़्यादा मार्क आए, मैं टॉपर हो गया, तो आप ये वाली बात सोचना कि ये भी नीट का पेपर नहीं था, ठीक है? मतलब दोनों एक्सट्रीम आपको सँभालने होंगे। बस यही याद रखना। मतलब ज़्यादा डिमोटिवेट भी मत होना और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होना, क्योंकि विकास को पता होगा कि पेपर के 2 दिन पहले मैंने एक पेपर दिया था जिसमें मेरे को ही मतलब 475 मार्क्स थे। तो मतलब उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए कि सामने होने वाली चीज़ पर आप कैसे फ़ोकस करते हो। ये आपको आ गया तो मतलब सारी चीज़ें मतलब सॉफ्टली चलने लगेंगी, बस यही। ओके, आई थिंक बैच 5 के स्टूडेंट भी यदि हमारे साथ जुड़े होंगे तो बेटा यदि आपका क्लास होगा अभी तो आप इस सेशन को लीव कर सकते हो अभी, ठीक है? और आप आपकी क्लास कंटिन्यू कर लो, ठीक? आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी मैं आप लोगों का सेशन कंडक्ट करा के कंटिन्यू करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं। प्रद्युमन, अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए आप भी। हाँ सर, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ प्रद्युमन। हाँ तो मैं प्रद्युम्न इंचिलवार, मुझे 584 मार्क्स थे। और एक्सपीरियंस तो बस यही कहना है कि मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और कंसिस्टेंटली वर्क करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। रोज थोड़ा 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 पढ़ते रहना है और बोर्ड्स का इतना टेंशन नहीं लेना है। बाकी तो बस करते जाना है, रुकना नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक। बाकी तो ठीक है। ओके, अभी लास्ट हमारा मयंक रह गया है। ओके, तो मयंक आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बाकी लोगों से, फिर हम जो भी जिसकी क्वेरीज रहेंगी वो कंटिन्यू करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मोस्ट ऑफ द जन मुझे पहनते ही है, तो नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन, बट लेट मी टेल यू, माय नेम इज मयंक लोकरे एंड आई एम फ्रॉम रिपीटर्स बैच. I did my 11th 12th in this DS itself. Last time I was opted from MBBS for 40 marks, so I repeated there itself, and now I have 538 मार्क्स मिले. एक्सपेक्टेड ज्यादा थे पर ये मिले क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती होती है, लाइक हम ऐसे जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लेते कुछ भी चीजें. आपके साथ होंगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सर बताते होंगे कि यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हो जाएगा पर वहाँ नहीं होता. तो एग्जैक्टली मेरे साथ वैसा हुआ है. जो मोस्ट इजी थे वो मेरे से मतलब रॉन्ग वो तो हुआ. जस्ट मेरे को 2 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए थे 10 में फिजिक्स के क्वेश्चन, उसमें से 8 करेक्ट थे मेरे. उसमें से 8 करेक्ट थे, वो जस्ट 2 मिनट चाहिए थे, सब सॉल्व सब हो गया था, बस OMR फिल करने की बारी थी. सो वो हो गया. अभी उसका वो तो एक्सप्लेनेशन का पॉइंट हो गया. अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो जस्ट ऐसे ही बोला जाएगा कि वो तो ऐसे ही बता रहा कम मिले इसके लिए. बट चाहिए इसके लिए यू शुड बी रेडी and you should not take anything for just for granted. You should follow advice of your teachers. So
today we will discussing about the three main perspective: medical profession, do's and don'ts to be followed, and time management and subject analysis. So guys, you people are choosing NEET exam. So this is not like just कि चलो हो जाएगा, अपना ही होना है, बहुत easy है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. So I admire confidence is good, but overconfidence will create a huge debacle in your journey and will lead to your failure. So the profession which you are choosing require full efforts, dedication, courage, and intense hard work. So while preparing for NEET, you all need to have just little of these values. After cracking it, you will have to so atomically ये जो values है वो 100% तक हो जाएंगी. But जब आप preparation करते हो, तब आपके पास ये values थोड़ी तो भी होना बहुत important है. So be honest to yourself. आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, टाइम कितना वेस्ट कर रहे हो, वो अपना खुद देखो. Don't explain to your buddies or family कि मैं इतना पढ़ता हूँ. All because you will end up with the result what you have worked within. जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही स्कोर अपग्रेड होगा. ठीक है. और सेकंड आई वांट टू क्लेरिफाई टाइम मैन. ऐसा नहीं है कि मतलब ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है तो मैं इसको इतना टाइम दूंगा, ये सब्जेक्ट मेरे को पसंद नहीं, ये टॉपिक मेरे को पसंद नहीं तो मैं इसको मतलब मोबाईल कम कुठे बाबा टाइम तुमचा? दूंगा. सो सबको कितना टाइम देना है वो मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है. आप सबको एक कंसर्न टाइम दो. सब पूरे सब्जेक्ट के साथ मतलब बायस रहो. डोंट बी पार्शियल टू एनी सब्जेक्ट, बिकॉज मतलब एक की तरफ होंगे तो उधर ये हो जाएगा. सिलेक्शन तो आपका पूरे 3 सब्जेक्ट वैसे ही होगा. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पेशेंस. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मतलब हमें लगता है कि यार 2 साल बाकी है, इतना कौन रुकेगा यार. रिपीटर रहे तो 3 साल बाकी है. रिपीटर में तो बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए. लेट अस नॉट गेट इनटू रिपीटर. आई थिंक आप लोग फ्रेशर से ही निकलना चाहिए. रिपीटर्स का एक्सपीरियंस बहुत भयानक होता है. एज आई एम रिपीटर, आई नो एवरीथिंग. मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते. एक दिन कैसा करता है, आई कैन नॉट टेल यू. है उनमें फॉल्ट देखने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे शुड अप्रूव मैनेजमेंट ऑफ सम अदर. मयंक आपका यही वॉइस देखते रह जाओगे, पीछे से लोग आगे चले जाएंगे. मयंक आपका वॉइस ब्रेक हाँ हो सर. रहा है. सो ये हाँ, एक मिनट सर. थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके देखो, या फिर अगेन रिज्वाइन करो. अभी शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क में, इसलिए हाँ हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है. अभी आ रहा है क्या सर? हाँ अभी आ रहा है. ओके, मयंक डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ. थोड़ी देर में वापस से रिज्वाइन कर रहे हैं. हाँ बेटा विकास, आपको क्वेश्चंस मिले हैं. ठीक है बेटा, मैं बाकी लोगों से ये चाहूंगा कि आप लोग डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, चैट में भी पूछे, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो ठीक है. मयंक वापस आ गए हैं क्या आप? अभी शायद बात कंप्लीट नहीं हुई थी. ठीक है विकास, आप कंटिन्यू करो, फिर उसके बाद वापस से मयंक को कनेक्ट करेंगे. यस सर, आवाज आ रही सर? हाँ. तो मेरे पास पहला सवाल आया है. गौरव का एक सवाल है कि उसका कहना है कि उसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है कि भैया, इज इट इजी टू से आफ्टर क्वालिफाइंग नॉट टेक स्ट्रेस. मतलब क्वालिफाई करने के बाद ये कहना ज्यादा आसान होता है कि स्ट्रेस मत लो. हाँ, ऐसा तो होता है कि हमें भी लगता है कि हमारे टाइम पे भी जब जो टॉपर थे या जिनका सिलेक्शन हो गया था वो कहते थे स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो. पर जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस आता ही है. पर इतना भी स्ट्रेस नहीं आता है कि उसकी वजह से सर दुखने लगा हो. इतना स्ट्रेस मत लो कि मतलब सर में हेडेक हो रहा हो, उसके लिए गोलियां खानी पड़ रही है, उसके लिए 2-3 घंटे अलग सोना पड़ रहे हो, तो उससे भी अलग टाइम वेस्ट होगा. स्ट्रेस मतलब क्या, अपनी पूरी मेहनत करना है, लगातार पढ़ते रहो, जितना तुम पढ़ सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करो. स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो आता ही है, पर उससे ज्यादा स्ट्रेस ऐसा भी मत लेना कि उससे हेडेक हो रहा हो, गोलियां खाना हो रहा हो. मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस मत ले लेना कि ये होगा वो होगा क्या होगा. मतलब वो सब नहीं सोचना है, सिर्फ करते जाना है. एट द एंड वो रिजल्ट के दिन ही तुम्हें स्ट्रेस लेना है थोड़ा बहुत कि भाई इतने नहीं आए, फिर उस दिन के 2-3 दिन बाद लगे तो उसको भी भूल जाना है. और फिर नहीं अच्छे आए तो रिपीट करना है. तो ज्यादा स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे तो मार्क बढ़ने वाले हैं नहीं. और एक और क्वेश्चन है कि हाँ,
ये तो हो गया है कि हाँ मतलब स्टेट बोर्ड और नीट को साथ साथ लेना है तो उसको कैसे कवर करना है। तो आखिरी के 1 महीने में तुमको लगता है तो 2 महीने भी ले लेना, पर ये बहुत ज्यादा है। आखिरी के 1 महीने में स्टेट बोर्ड को पढ़ा तो काफी अच्छा हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि हम वैसे भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस ये जरूरी होता है कि आखिरी में जो स्टेट बोर्ड की बुक्स है, आंसर तो लगभग उसी से लिखना है, तो वो भी पढ़ने को मिलना चाहिए। तो आखिरी में 1 महीने में वो पढ़ के हो जाती है और उससे सारे आंसर हो जाते हैं। बाकी तो नीट और स्टेट बोर्ड में ज्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है। बस वो क्वेश्चन बनाने के लिए आखिरी में स्टेट बोर्ड की बुक्स एक बार देखना बहुत जरूरी है। तो वैसे आखिरी के कुछ टाइम में स्टेट बोर्ड कवर हो जाता है, हमको थोड़ा डर लगता है पर बहुत इजीली हो जाता है, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं है। और उसकी क्वेश्चन, अच्छा एग्जाम में पहले सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन शुरू करना चाहिए, ये सुजन ने पूछा है। तो मैं तो बायो से स्टार्ट करता था। सबके लिए अपना अपना अलग अलग हो सकता है, पर बेस्ट है कि सबसे पहले बायो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स। तो बायो में क्या होता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हमारे पास शुरुआत में क्या होता है, जैसे पिकअप नहीं लेना पड़ता जैसे गाड़ी में, वैसे ही कि हमको क्वेश्चन आने लग जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है। वहीं हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से शुरू करें और क्वेश्चन नहीं बने तो हमारा क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरता है। तो इसीलिए मतलब पहले बायो से शुरू करना चाहिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। और जो जो पहले आए पहले वो अटेम्प्ट करनी चाहिए, और जो नहीं आ रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी 2 या 3 बार साइकिल चलानी चाहिए, फिजिक्स बायो से शुरू करके केमिस्ट्री फिर फिजिक्स से। जो पहले आ गए हैं फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट हो रहे हैं, फिर बाद में सेकंड टाइम फिर से बायो से शुरू करो, जो फर्स्ट टाइम में नहीं आए थे उनको देखो। और मतलब यदि ऑफलाइन मोड में है तो गोले भरते समय काफी ध्यान रखो। पहले देखो कि उस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो एमआर शीट में भी देखो उस वो वाला क्वेश्चन उसका उसका ये आंसर है, तो उस पे प्रॉपर गोला भरो, मतलब सर्कल करो, क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऊपर नीचे गोले भर जाते हैं, जो मैंने फाइनल पेपर में भी किया 2-3 जगह, काफी दिक्कत आती है उससे। हाउ टू स्टॉप भाई जब अपने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिजिक्स में मेरी अच्छा फिजिक्स में तो सबकी बैंड बजी रहती है, कलश ने पूछा है। तो गाइड करना कुछ नहीं है। फिजिक्स में जब सर पढ़ाते तो उनकी क्लास में प्रॉपर ध्यान दो, नहीं समझे तो सर जब भी मिले तो थोड़ा बहुत उनसे अलग से पूछने की कोशिश करो। और फिजिक्स में एक बार फॉर्मूला याद कर लिए, उससे ज्यादा थोड़ा बहुत क्लास में ध्यान देके उसके पीछे का लॉजिक वगैरह कॉन्सेप्ट समझ ले। तो उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरी बायो नहीं है कि उसको मतलब ऐसे याद कर सके। तो उसके उसके लिए कोचिंग की मॉड्यूल, और उसके बाद जो डीसी पांडे है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। और उसमें जो एग्जांपल दिए नहीं समझ रहे इजी, शुरुआत में क्वेश्चन पकड़ना नहीं जमता है, तो एग्जांपल जो देते हैं डीसी पांडे में उसे ऐसे सॉल्व एग्जांपल भी देखा करो, तो जिससे थोड़ा लॉजिक समझे। कई बार क्या होता है लॉजिक समझ में नहीं आता है, फार्मूला तो याद होता है पर कैसे करना है, क्या स्टेप वाइज जाना है। तो शुरुआत में ऐसे ही पिकअप पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस से। तो आखिरी में फिजिक्स आ ही जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है, वो जेईई में जैसा आता है, तो उसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अबाउट फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स। हाँ फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, वो मतलब एक बार फॉर्मूला याद कर लिया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट याद कर लिया, जितने से ज्यादा जो उस टॉपिक के ऊपर इतने ज्यादा एमसीक्यू पहले प्रैक्टिस किए होगे वो ज्यादा उतना ज्यादा इजी हो जाएगा, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और वैसे ही फिर पेपर में इजी हो जाता है। ये अथर्व का क्वेश्चन था। हाँ बहुत प्रॉब्लम शुरुआत में तो हमको भी आती है फिजिक्स में, बट एट द एंड वो सब बराबर हो जाती है, और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, देखो आप लोगों को जो भी मैंने एक्सेस दिया हूँ, आपको जिस भी पर्सन से, जो भी टॉपर्स है हमारे, विकास, मयंक, मयूरी, प्रद्युमन, प्रणव, आपको जिससे भी जो क्वेश्चन पूछना है, आपके पास एक्सेस ऐसा है कि वो क्वेश्चन आप सिर्फ उसी पर्सन से पूछ पाओगे। ये नहीं है कि आपने किसी एक को क्वेश्चन भेजे तो सभी के पास जा रहा है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपको किसी से पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो चैट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या फिर किसी से आपको कॉमन क्वेश्चन पूछना है तो आपको वॉइस एक्सेस मैंने दिया हुआ हूँ। ठीक है, तो शायद मयंक की थोड़ी बात रह गई थी, वो हम कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद वापस से हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे। बाय चांस बेटा यदि मान लो मीटिंग एंड होता है बीच में, तो सेम आईडी से आपको अगेन फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, और यदि ये मीटिंग एंड होता है तो जो 12th के स्टूडेंट है जिनका अभी क्लास था, बेटा जो कल की जो आपकी आईडी है उस आईडी से आपको क्लास ज्वाइन करना है, जिससे हमारा क्लास का कंटिन्यू सेशन करेंगे। ठीक है, गॉट इट। चलो तो मयंक आपकी आगे की बातें जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का पोर्शन हम देखेंगे। मयंक हो, अभी आ गए हो आप? हाँ हाँ सर। ओके हाँ हाँ हाँ, तो हमने एक इस पे टाइम मैनेजमेंट ये बता रहा था मैं, हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना चाहिए। मतलब ऐसे बायस्ड होके चलो
तो मैं इसको ज्यादा टाइम दूंगा, और ये मेरे को आता नहीं है तो इसको कम टाइम दूंगा। तो फुल्ली अनबायस्ड होके मतलब हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। और एक बात स्टूडेंट की, दे आर मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, दे आर एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक मतलब टीचर्स में फॉल्ट ढूंढना, कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है, और उनमें मतलब उनको so that they should approach to system for management of some very wrong attitude। मतलब अगर आप यही देखते रहोगे तो आप एंड तक यही देखते रह जाओगे, पीछे से लोग आगे चले जाएंगे। so there are many people, students who allegate teachers and question upon on their teaching। सो आप लोग सरप्राइज होंगे कि सुन के ऐसे लोग जो मतलब ऐसे मतलब उनका भी उतना कुछ स्कोर नहीं आता, और जो चुपचाप रह के मतलब ऐसे फॉल्ट ढूंढने के बजाय खुद पढ़ाई करते हैं, तो वो बाजी मार लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी एग्जाम्पल है। और मतलब और फ्रेंड्स, आपको जो फैकल्टीज मिलते हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते। मैंने भी मैं डीडीएस का बहुत अच्छा पार्ट रहा हूँ, तो मुझे भी पता है उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही उनको लिया जाता है। सो आई एडमायर कि किसी में आई एडमायर दैट हो सकती है किसी में प्रॉब्लम, और उसको प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, बट जस्ट ऐसे ही चलो कि रॉन्ग एटीट्यूड से कि चलो थोड़ा दिखाते हैं अपना रंग करके, इससे तो नहीं करना चाहिए, रॉन्ग एटीट्यूड है। सो सब इक्वली मेहनत लेते हो, सब हार्डवर्क करते हैं, टीचर्स के तरफ से भी बहुत मेहनत होती है। सो उनमें ऐसे फॉल्ट वगैरह देखने से अच्छा है कि अब हम खुद मेहनत करें उसके ऊपर। और फिर अभी सब्जेक्ट रिलेटेड बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स। फिजिक्स लाइक मतलब अगर हम फिजिक्स बहुत ही हार्ड कंसीडर किया जाता है, सो इट इज नॉट अ पॉइंट, मतलब हार्ड है दैट्स, बट वो जेई वालों के अगर हम जेई के होते तो हमको बहुत हार्ड लगता था, बट वी आर ऑफ नीट, वी हैव अ प्रिविलेज दैट बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आती है फिजिक्स के लिए। हमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम इजी इजी जस्ट फॉर्मूले के ऊपर भी बहुत मतलब 30 टू 35 जस्ट फॉर्मूले के ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। और जो सर देते हैं, आप प्लीज उसको एक नोट्स के एक एक लाइन को पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इजी इजी क्वेश्चंस करो, मतलब प्रैक्टिस के लिए। जैसे ही आपका चैप्टर चालू हो गया, वो चैप्टर के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे और वेट मत करो, मतलब आपकी एक लिंक बनी रहेंगी, जल्दी जल्दी चैप्टर्स होते जाएंगे, और फिर जब पेपर्स आएंगे आपके पेपर्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। और केमिस्ट्री की बात करें, सो केमिस्ट्री बहुत इजी है, बायो से भी इवन मतलब इजी थोड़ा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आपको देखो, फिजिकल में तो क्वेश्चन के ये जो अपने फॉर्मूले है वो याद रखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो गिन गिन के एनसीईआरटी के रिएक्शन, बाकी इधर मत जाओ, पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। और वो कुछ नेमिंग रिएक्शन से, उसके बाद बेसिक बेसिक रिएक्शन बस याद रखो, उसको रोज पढ़ते जाओ, रोज पढ़ते जाओ, रोज पढ़ते जाओ, वो हो ही जाएगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब वो कंसिडर होता है कि यार ये कैसे करूं कैसे करूं। आप लिख जो एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट अगर जाओगे ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाहर से बिल्कुल ही नहीं आती है। वो पॉइंट टू पॉइंट आप एक इसमें नोट्स बना के रखो कि वो थ्योरी है पूरा एनसीईआरटी का जो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सब लिख के रखो, और उसको रोज डेली डेली मतलब जो भी आपका टाइम स्टिपुलेटेड है एक शेड्यूल बनाओ, और उसके ऊपर जाओ। और ऊपर वो भी बेसिक ही चीजें आती है, अगर उसके ऊपर गौर करेंगे तो वो हो जाएंगे। और बायो के लिए मतलब ऐसे कोई बोलता है चलो मैं बायो बाहर से करता हूँ, बायो एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी आता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो भी आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा बाहर का करना है, मैं बुक से ही नहीं बाहर का आया तो मैं क्या करूं, तो सोनी सर आपको बाहर का भी पढ़ाते हैं, हमने भी उनसे टीचिंग ली है, हमको पता है, वो बाहर का भी पढ़ाते हैं। और मतलब सफिशियंट है, बाहर का उतना सफिशियंट है। अगर और आप जाना चाहते तो आपकी इच्छा है, क्योंकि मतलब ज्यादा हार्डवर्क ये ज्यादा उसके उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। पूरा एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी आता है, और आपको अगर एक्स्ट्रा ही पढ़ना है तो सोनी सर पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा, बहुत सारे करते हैं, मेरे पास तो उनकी नोट्स पड़ी हुई है पूरी एक्स्ट्रा के लिए। सो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और हार्डवर्क करिए, उसका मिलता है हमको जो भी फ्रूट है वो। और डेडिकेटेड रहे आपके स्टडीज के लिए, सब हो जाएगा। सो क्वेश्चंस, लास्ट 1 मंथ शेड्यूल। सो अद्वैत, वो लास्ट 1 मंथ शेड्यूल मस्त आपको
मतलब हर सब्जेक्ट को इक्वली रिवाइज करना है, रिवीजन के लिए टाइम देना है। उसके बाद लास्ट के वक्त में आपको एक्स्ट्रा के नहीं करना है, एक्स्ट्रा तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप जो करोगे वो मतलब पहले जो किया है वही है। जेई मेंस का क्वेश्चन करूँ क्या? फ्रॉम आर्यन। सो जेई मेंस का क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि आपके नीट के लेवल के क्वेश्चंस अगर हो गए हैं, सो यू शुड गो फॉर जेई मेंस। मतलब अगर आपके पास मतलब ये तीनों सब्जेक्ट का टाइम मैनेज हो गया है, तो यू शुड फॉर जेई मेंस आल्सो इफ यू थिंक टू गेट मतलब excellent score in physics, that's also good. मोटिवेटेड कैसे रहे? एक एम रखो कि मतलब करना है, मुझे बनना है, मुझे वो एक स्टेटोस्कोप चाहिए, मुझे एप्रन चाहिए, एंड दैट टू एमबीबीएस, बिकॉज बाकी फील्ड में उतना कुछ उतनी ये नहीं है जो लेवल एमबीबीएस में है। सो आप हमेशा सोचते रहो। मैं तो मतलब मेरे को अगर सबका टाइम पास करने की इच्छा होता है, सबके ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है यार कितनी पढ़ाओगे, हो गया ना, सबके साथ होता है। हियर नो वन इज एक्सेलेंट, हियर सबके दिमाग से वही में वही आता है जो आपके दिमाग में आता है। हम भी उधर वही पे इससे गुजरे, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उसके बाद मतलब दूसरे रॉन्ग पाथ करने की चूज करने की इच्छा होती है, मोबाइल यूज करने की इच्छा होता है, टाइम पास करने की इच्छा होती है, बट we have overcome that obstacle and therefore we are here. So you have to just make one point clear that आपको वो करना है। जैसे आपको कुछ करने की इच्छा हो, टाइम पास करने की इच्छा है, जस्ट आप मन में सोचो आंखें बंद करके, यार मैं ऐसे करूंगा तो मेरा होगा क्या कुछ, मेरे को करना है आगे, मेरे फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे आगे बहुत कंडीशन बेकार आने वाली है, तो हम 2 साल वेस्ट कर रहे हैं अपने नीट के नाम के कोचिंग पे, तो हम कर रहे हैं क्या? तो इसकी वजह से हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो अनिकेत मानकर, हाउ यू रिवाइज 11th इन 12th? कुछ नहीं, उसके लिए एक सेपरेट स्लॉट लगो के बाद कि नहीं मुझे 11 का ये चैप्टर कब करना है। आई बिलीव इन टाइम टू टाइम मैनेजमेंट। सो आप अपना शेड्यूल रखो कि मुझे इस टाइम स्लॉट में मुझे 11 का करना है करके, सो वो हो ही जाता है। बहुत डिप्रेस्ड फील होता है, रिद्धि शेड ने। सो डिप्रेस क्या, बहुत बहुत फील होता है, ऐसा लगता है कि यार क्या करूं मैं, सर पटकू क्या, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बैकलॉग भी बाकी होता है, बट यू हैव टू कोप अप विद सिचुएशन, बिकॉज ये जब ये सो डिप्रेशन वगैरह और बाकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये सब आता है, सो इफ यू कोप अप इन दिस सिचुएशन यू विल एंड अप विद बेटर रिजल्ट एंड एक्सीलेंट रिजल्ट। सो ये आपका टेस्टिंग ही हो, बेसिकली टेस्टिंग ही होता है, सो यू हैव टू ओवरकम इट। आर्यन भैया 12th में कितने आए थे आपको? आई थिंक 80 और सफिशिएंट, मतलब 1 मंथ के स्टडी में 82% आए थे। सो बोर्ड का भी उतना टेंशन लेने की गरज नहीं है। सौरभ सर नहीं पढ़ा रहे ना, दैट डजंट मैटर ना, सौरभ सर पढ़ा रहे या नहीं, तो आप करो ना। अगर देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा बस। वो पढ़ा, जो भी कंसर्न टीचर पढ़ा रहा है, ही हैज आल्सो एथिक्स एंड डिग्री इन हिज सब्जेक्ट, वो इसीलिए चूज किया गया है। ये मैटर नहीं करता कौन पढ़ा रहा है, आप करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आपका फॉल्ट है। और वही मैंने बोला था पहले भी कि टीचर्स दोनों, अभी वो उनका प्रॉब्लम है, अभी वो कुछ होगा पर्सनल प्रॉब्लम, सो आपको ये सिचुएशन से कॉप अप करके अच्छा रिजल्ट लाना है। प्राची ढोके, बोर्ड और स्टेट बोर्ड साथ में कम टाइम में मैनेज कैसे करें? अभी फिलहाल आपके अगर जो बोर्ड्स क्लास होते हैं उसको तभी के तभी कर लो, ये मत रखो, उसका बैकलॉग रखो ही मत। और फिर जब एंड पे जब 1-2 महीने बाकी रहता है, तो सिर्फ बोर्ड के लिए डेडिकेटेड रहो। और वो बोर्ड्स और नीट ऐसे कुछ अलग नहीं रहता, ऑलमोस्ट अभी सेम ही हो गया है 90%। सो वो हो जाता टाइम पे, अभी से इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम प्रहलाद, फ्रेंडशिप कितना रोल प्ले करती है भैया गुड मार्क्स लेने में? फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप अगर आपको वो पढ़ाई में हेल्प कर रहे होंगे तो बहुत रोल प्ले करती है। उसके अगर आपको वो भड़का रहे होंगे, इधर उधर लेके जा रहे होंगे, आपको डाइवर्ट कर रहे होंगे, तो बहुत गंदी फ्रेंडशिप है। मतलब क्लियर पॉइंट है। आर्यन, एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन करने चाहिए? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर मतलब पूरे इसको मैनेज होना चाहिए। मतलब ये सब मैनेज करके पूरे तीनों इक्वल टाइम देके, आपका 100% देके, अगर आपको लगता है चलो 50-50 सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और मेरे पास टाइम बच रहा है, तो और करो, दैट्स गुड। सो डीसी पांडे इज गुड फॉर 11th। या डीसी पांडे इज अटर, बहुत सही है वो क्वेश्चन उसमें, क्योंकि क्वालिटी है, एक एक क्वेश्चन में उसकी क्वालिटी है। और बाकी भी कर सकते हैं ऐसे, बाकी भी है, बट आई वुड प्रीफर फॉर डीसी पांडे। इतने सारे एक्सेल
से रखे। एक्सेप्शन के लिए एक लिस्ट बनाकर रखो हर एक एक्सेप्शन के लिए, और वो पढ़ते जाओ। मैं तो मेरे को जो याद नहीं, इवन मैंने बायो का पूरी एनसीईआरटी 11th और 12th पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लिखी है मैंने नोटबुक में, क्योंकि मेरा एक बहुत गंदा प्रॉब्लम है कि मेरे को याद कुछ भी नहीं रहता। लिखा है और पढ़ा है, लिखा पढ़ा, दैट्स ऑल। मतलब खाली टाइम मिला चलो पढ़ते हैं, खाली क्योंकि अपन उतनी बड़ी एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। तो आप मैं पूरी एनसीईआरटी लिख सकता तो आप वो तो कर ही सकते ना, एक्सेप्शंस वगैरह हो जाएगा यार। एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन करने चाहिए फिजिक्स के? आपके सहूलत अनुसार 50 मिनिमम तो 50 करने चाहिए हर टॉपिक के। एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड मटेरियलिस्टिक थिंग्स को कितना यूज करे? अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए हो तो अभी फिलहाल के लिए 2 साल के लिए एंटरटेनमेंट वगैरह तो कम ही करो। और तो अभी भी अगर हो जाते हैं, हमारी इच्छा होती है कि चलो थोड़ा मतलब देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उसको एक टाइम जोन में करो कि नहीं चलो आधा, मैंने तो सोचा था आधा घंटा करूंगा, अरे 2 घंटे बीत गए, अरे 3 घंटे बीत गए। सो दैट शुड बी नॉट योर एटीट्यूड। सोनी सर एनसीईआरटी कम बाहर का ज्यादा, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, आपके पास एनसीईआरटी है ना। क्योंकि देखो किसी को एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड चाहिए, और किसी को ऐसा लगता है आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे 100 दिमाग अलग अलग है। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को बाहर का भी पढ़ना है, बाहर के क्वेश्चन आए तो मैं क्या करूंगा, मेरा मतलब वो रुक जाएगा। तो उनके ऊपर उधर से भी प्रेशर है कि उनको बाहर से भी पढ़ाना है और एनसीईआरटी को भी पढ़ाना है, और वो भी स्टिपुलेटेड टाइम में उनको टाइम जोन प्रोवाइड किया है कि इतने टाइम में पढ़ाना है। सो वो पूरे चीजें लेकर चलते हैं। सो वो हमारा मतलब एक एटीट्यूड है कि हम सबसे कैसे डील करें। अपने बोर्ड और नीट का सिलेबस कैसे एडजस्ट किया? अभी फिलहाल नीट का करो, 1-2 दिन बोर्ड के लिए देते जाओ, और फिर लास्ट टाइम में सिर्फ बोर्ड के लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से क्या करना है? रिएक्शंस और नेमिंग रिएक्शंस, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मैं तो बोलता हूँ एनसीईआरटी पूरा पढ़ो और उसके बाद अंडरलाइन करो जो मेन इंपॉर्टेंट है, और वो लास्ट के टाइम पे पढ़ते जाओ। और ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए क्या किया, कुछ डिफरेंट किया था क्या, लिख के रखो एक इसमें, और वो पढ़ते जाओ। आपने टेस्ट सीरीज लगाई थी क्या? नो, बिल्कुल नहीं टेस्ट सीरीज लगाई मैंने। मतलब डीडीएस के ही चाल चलन पे चला, और लास्ट में मैंने टेस्ट भी नहीं दी थी। वो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने अगर और अच्छा किया होता, अगर टेस्ट दी होती तो। सो यू शुड गिव दैट टेस्ट ऑल्सो। भैया अगर कौन से चैप्टर छूट गए हो तो उनका डर ड्यूरिंग कैसे निकाले? दैट्स गुड क्वेश्चन। सो पूनम चल्लावार, ओके। छूट जाता है पहले हम मतलब बैकलॉग रहता है कि वही एक एटीट्यूड रहता है यार, करेंगे ना सर, कंप्लीट करेंगे तब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो स्टार्ट करो। और अभी उसके लिए भी एक बनाओ कि यार अभी ये बैकलॉग मेरे को इस टाइम जोन में कंप्लीट करना है करके। या फिर एक संडे है तो आप, मेरे को भी पता है संडे मतलब ऐसे अपना रेस्टिंग डे टाइप होता है कि यार नहीं मैं संडे को कम पढ़ाई करूंगा, या फिर संडे को मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ूंगा। सो यूज दैट संडे फॉर योर बैकलॉग। भैया हमारे बायो के जो टेस्ट रहते, बायो के उसमें 50% एक्स्ट्रा रहते, और मैं बस एनसीईआरटी करता तो कम मार्क्स मिलते। सो इट्स ओके, आप एनसीईआरटी करो ना। हमारे पास जो मयूरी है बहुत अच्छी एग्जांपल है। उसको मतलब पहले बहुत ही कम स्कोर करती थी वो, और एक ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि उसने अपने मार्क्स पे ध्यान नहीं दिया, उसको नीट के लिए प्रिपेयर करना था, फाइनल नीट के लिए। सो इट शुड बी इन योर माइंड। भाई आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी कैसी थी जब एग्जाम को 3-4 दिन बाकी थे? 3-4 डेज पहले तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, कम से कम पढ़ाई करो 3-4 दिन पहले। मतलब जो तुम्हारे पास बस ऐसे रिएक्शन लिख के हाईलाइट करके है, ये वही पढ़ो। ज्यादा 3-4 दिन तो पहले तो बिल्कुल पढ़ना नहीं रहता है, क्योंकि वो करके फायदा नहीं, वो अपने डर से ही वो दिन चले जाते हैं। भैया ऑनलाइन में मेरा फिजिक्स के साथ बहुत दूरी हो गई, अब मैं क्या सुधार कर सकता हूँ? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब जो तुमको नोट्स दिए हैं वो हैंड रिटन नोट्स पढ़ते जाओ, टॉपिक पढ़ते जाओ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे तो ऑनलाइन एप्स आते हैं, तो उसपे भी बहुत अच्छे मतलब आपको गाइड किया जाएगा वो के ऊपर। नोटबुक बनाई थी मैंने, मतलब सर ने जो पढ़ाया वो आधे कंपार्टमेंट में, आधे इसमें मैंने एनसीईआरटी लिखी थी ऑर्गेनिक की।
और वो पढ़ा मैंने, दोनों पढ़ा, हो जाएगा वो उससे। भैया 11 कंप्लीट होने के बाद अगर फर्स्ट चैप्टर का कोई कुछ पूछे तो दे दो, फटाक से आंसर देने के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए? 11 के रिवीजन शेड्यूल आपके टाइम टेबल में एडअप कर लो और उसको डेली रिवाइज करते जाओ। ये बहुत जनों ने क्वेश्चन पूछा है, मैं डेली वही आंसर कर रहा हूँ कि उसके लिए स्टिपुलेटेड टाइम रखो, तो उसका भी आप निकल जाएगा। मतलब पहले पहले होता है वो, जब अपन पढ़ते हैं, फिर बाद में वो आदत हो जाती है। 11 का भी फिर पूरा अच्छे से याद हो जाता है। आप कितने आवर्स की स्टडी करते थे? मैं बहुत कम पढ़ाई करता था। मतलब मेरा कैसे ऐसे मैं करता कम पढ़ता था, बट जितनी देर पढ़ता था पूरा एक्टिवली पढ़ता था। मैं तो इधर उधर टहल के महल के गाने वाने सुन के पढ़ता था, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आई विल प्योरली सजेस्ट यू, बिकॉज ऐसा सबके साथ नहीं होता, वो एंटी पीसी रहते हो। सो मतलब अभी 11th के लिए तो 5 से 6 घंटे चाहिए, और आप लोग 8-9 घंटे करना चाहिए 12th वाले। स्टालिन कैसी थी 11th के लिए? ओके, बायो में जस्ट एग्जांपल रिवाइज, एक मिनट हाँ में सर, ऑलमोस्ट हो गया सर वो। हो गया। हाँ हाँ ठीक है चलो। सर। हाँ हाँ अभी बेटा किसी को भी क्वेश्चन करना है तो आप डायरेक्टली वॉइस में क्वेश्चन करो। आई थिंक प्रद्युमन बेटा आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रांजल का क्वेश्चन मेरे पास आया है, पूनम का क्वेश्चन मेरे पास आया है। बेटा देखिए डायरेक्टली आप म्यूट और अनम्यूट कीजिए आपके पास से और क्वेश्चन करो, और मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, ये लो अभी आप कर पाओगे। और फिर बाकी जो भी है, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी एक आंसर देगा, कोई भी आंसर दे सकता है। ओके पूछो बेटा। प्रद्युमन आपके पास कुछ क्वेश्चन आए होंगे तो आप पहले उसका रिस्पांस दे दो, और कुछ एक्सपीरियंस बचे होंगे तो वो पहले शेयर कर दो, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन बेटा कोई भी अभी चैट में क्वेश्चन नहीं करेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा। हाँ प्रद्युमन। मैं ऑडिबल हूँ सर? हाँ बेटा। एक क्वेश्चन आया सर, केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, फास्ट रिवाइज कैसे करे? हाँ तो मैं यही कहूंगा, अपने नोट्स बनाओ, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ और वो बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और वास्ट तो क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। ओके, और कुछ क्वेश्चन है किसी के? बेटा किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछिए जल्दी से। ओके एक विकास क्वेश्चन आया सर, हाँ हाँ आप यूट्यूब पे किसी को फॉलो करते थे क्या? तो आ, अलख पांडे करके है, वो अच्छे पढ़ाते हैं, और है ऐसे एक दो, बट वो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो वो थोड़ा प्रिवेंट ही करोगे तो अच्छा रहेगा। कोई कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक है, एक आधा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन ज्यादा वो यूट्यूब वूट्यूब पे मत जाओ। ओके अभी अनम्यूट नहीं हो रहा था शायद, अभी देखो बेटा अनम्यूट हो रहा है अभी। यस सर। हाँ ठीक है, हाँ पूछो सर बेटा क्वेश्चन। हाँ पूछो बेटा क्वेश्चन अभी जैसे भी पूछना है। सर हाँ सर ऑर्गेनिक के रिएक्शन कैसे रिवाइज करे वो पूछना था। अभी आप डायरेक्ट पूछो बेटा जिससे भी पूछना है, ठीक है। बता दो ऑर्गेनिक कोई के भी, प्रद्युमन भैया। ऑर्गेनिक के लिए बस एनसीईआरटी पढ़ते रहो, और एक नोट्स वगैरह बना सकते हो तो अच्छा हो जाता है। ओके विकास, अपनी शायद कल एक बात हो रही थी, जो कल डिस्कशन हुआ था तो उसमें एक बात निकल के आई थी, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो डिस्कशन था बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें आप। यस सर, मैं और ऑडिबल हूँ सर? मयूरी मयंक आपको भी इससे रिलेटेड आपके भी एक्सपीरियंस जो है, और प्रद्युमन बाकी लोगों के भी एक्सपीरियंस जो है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी शेयर करो। ओके और यदि किसी के क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो फिर ये लास्ट जो है एक्सपीरियंस सेशन रहेगा, उसके बाद फाइनली ये मीटिंग एंड हो जाएंगी। मीटिंग एंड होने के बाद जो भी 12th के जो सर है स्टूडेंट है जिनका क्वेश्चन। हाँ 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 वेट बेटा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ बताओ बेटा पहले। ओके विकास। यस सर। हाँ कल मेरी सर से जब बात, सर मैं ऑडिबल हूँ पहले? हाँ हाँ जब मेरी सर से कल बात हो रही थी सर, यही बात हो रही थी कि जैसे कि नीट में पेपर उतना हार्ड नहीं था और इजी था, तो उसमें से मैंने 3 से या 4 क्वेश्चन छोड़े थे। अच्छा फिर भी मेरे को 589 मार्क्स है।
क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन थे वो मेरे रॉन्ग थे। लगभग मेरे को यहाँ तक याद है 20 to 22 के आसपास मेरे क्वेश्चन रॉन्ग थे। वो रॉन्ग इसलिए हुए कि मुझे आते नहीं थे या मैंने तुक्के लगाए थे, ऐसा नहीं है। वो इसलिए रॉन्ग हुए क्योंकि मैंने जल्दबाजी में उसको बराबर देखा नहीं, इसीलिए वो गलत हो गए। दूसरा, कैलकुलेट करने में कुछ मिस्टेक हो गई, या जब हम गोले बराबर सलकर बराबर करते हैं तब मिस्टेक करने की वजह से रॉन्ग हो गई। तो हड़बड़ाहट में उस नीट के फाइनल पेपर की वजह से या उस टाइम की वजह से वहां पर यदि इन चीजों को, ऐसी मिस्टेक को पहले ही सॉल्व नहीं किया, फिर बार बार पेपर देके मतलब इनसे इनको इम्प्रूव नहीं किया, तो आखिर पेपर में ऐसी ही दिक्कत आती है। उसके वजह से कितना मार्क लॉस करना पड़ता है, 100 से 80 90 इतने मार्क तक के आपको लॉस करना पड़ सकता है। इस बात का खासा ध्यान रखो। इसलिए पेपर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद पेपर एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक एक मार्क से कितनी रैंक में डिफरेंस आता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिस्टेक होना नहीं चाहिए, ये इस बात का खासा ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस टॉपिक पे और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मयंक, प्रद्युमन, मयूरी, प्रणव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, शायद नेटवर्क लेफ्ट हो गया है। सभी स्टूडेंट रिपीटर नहीं है बेटा प्राची, इसमें मयंक और मयूरी जो है रिपीटर बैच से है। प्रद्युमन, प्रणय एंड विकास जो है वो करंट बैच के हैं बेटा, फ्रेशर्स, सारे रिपीटर्स नहीं है। ओके, हाँ, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है? किसी के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे बेटा, आप पूछिए जल्दी से, फिर सेशन को एंड करते हैं और फिर मुझे भी अपना क्लास जो है वो लेना है। हाँ सर, मयूरी दीदी से क्वेश्चन है हाँ कि वो जैसे एनसीईआरटी पढ़ती थी बायो की, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है? क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे सभी इम्पोर्टेंट लगता है एनसीईआरटी का, और मैं सारा एनसीईआरटी हाईलाइट कर देती हूँ। ओके मयूरी। ओके सर, ऑडिबल हूँ ना मैं? हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो होता है, मतलब हमें लगता है कि सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर बोलो या फिर एमटीजी, तो आपको एक आइडिया आ जाती है कि हाँ इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हमें समझ में आता है नहीं यार इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे उस चैप्टर के, तो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं यार इन्होंने पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, तो हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाता है किस पे फोकस करना है। तो फिर हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी हमें समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और रही बात बायो की, तो हाँ बायो में तो वैसे मतलब पूरा ही पढ़ो, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या होता है ना कि क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं कि यार इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, हमें समझ में आता है कि इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस है, तो मैं वही बोलूंगी कि क्वेश्चन सॉल्व करो, हमें समझ में आ जाता है अपने आप कि नहीं यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे तो मुझे अच्छे से करके जाना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब एंडिंग में एक हफ्ता बचा रहता है, मतलब 7 दिन, तो हम लोग क्या इतना टेंशन होता है ना, मतलब होता ही है, वो जेन्युइन है, मतलब होता ही है, तो हमें समझ में नहीं आता हम ये पढ़े क्या वो पढ़े। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक समझ में आता है। अगर हम नोट्स तभी बना लेंगे कि नहीं यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, तो क्या वही पढ़ के जाना। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करो, हमें समझ में आ जाता है कि नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग मतलब पढ़ाई के लिए इजी हो जाता है। तो मैं तो वही करती थी, क्योंकि जब एक हफ्ता बचा था बायो के लिए, तो मैंने सिर्फ वही पढ़ा जो मैंने मेंशन करके रखा था कि यही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे प्रीवियस ईयर, तो मैं वही पढ़ के गई थी अच्छे से। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप क्लियर हो जाता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर, मुझे फिजिक्स के बारे में पूछना था। जब हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे आंसर बराबर है, लेकिन जब पीछे देखो तो वो गलत रहता है। और जब पेपर के मेन टाइम में जब सॉल्व करना होता है, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें, तब वो कोई क्वेश्चन ईजी भी होता है फिर भी हमें डर लगता है कि नहीं ये हमारा गलत होगा। या और कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें कॉन्फिडेंस से लगता है कि ये हमारा बराबर है, लेकिन वो गलत हो जाता है। ये मोस्टली फिजिक्स में होता है सर, इससे कैसे अवॉइड करें? ओके बेटा, कौन बताएगा इसका आंसर? क्योंकि मैं तो फिजिक्स से नहीं हूँ, तो मैं तो कुछ तो बता ही नहीं सकता। ओके, शेयर करो बेटा अपने एक्सपीरियंस। मयूरी, मयंक, प्रद्युमन, विकास। मैं तो यही कहूंगा सर कि मतलब सौरभ सर से कंफर्म कर लो। हाँ और अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, और फिर भी डाउट आता है और गलत हो रहा है तो फिर सौरभ सर से कंफर्म कर लो, सौरभ सर सब बता देते।
ओके, मयूरी, मयंक, विकास। हाँ सर, मुझे लगता है कि फिजिक्स में ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब हम पेपर कर रहे हैं तो बराबर क्वेश्चन के बारीकी से पढ़ना जरूरी है। कोई बट छूटना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया और जितना फॉर्मूला अपने को याद है, कॉन्सेप्ट याद है, उसके हिसाब से कर लिए, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना है, उसका आंसर जरूर टिक करना है। ठीक है, क्योंकि -1 ही मार्क होते हैं रॉन्ग के, और राइट के 4 मार्क होते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन राइट हो या रॉन्ग हो, फिर भी तुमको ये फीलिंग आती है, किसी को भी फीलिंग आती है, पर वो प्रैक्टिस करते करते एट द टाइम फाइनल पेपर तक के तुमको कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बाद में सॉल्व हो जाता है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और प्रैक्टिस करते रहो, वो बराबर ठीक हो जाता है। ओके, प्रहलाद का एक थैंक यू। मैसेज आया मेरे पास। सौरभ सर कौन है हम नहीं जानते। एक्चुअली देखिए बेटा, सभी बैच में जो है फैकल्टी अलग अलग रहती है, तो सौरभ सर का मतलब ये है कि अब स्पेशली जो टीचर ने उन्हें फिजिक्स पढ़ाए हैं वो उनका रेफरेंस दे रहे हैं। तो ऐसे ही आपके पास जो भी टीचर फिजिक्स के हैं, आपके लिए वही सबसे बेस्ट रेफरेंस में है। ओके, ईश्वरी का एक क्वेश्चन आया मेरे पास, क्या है, ऑनलाइन में ओएमआर प्रैक्टिस छूट गई है, बिकॉज ऑनलाइन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो कैसे करें। ठीक है, इसका आंसर तो बाद में मिल जाएगा ईश्वरी आपको। हाँ, और किसी को भी क्वेश्चन पूछना है बेटा, डायरेक्टली आप इन्हीं लोगों से पूछिए, क्योंकि आज जो है आपके सामने ये है। हेलो भैया। हाँ हाँ विकास। हाँ कलश, हाँ कलश बोलो बेटा। भैया, मैं फिजिक्स के लिए अच्छे से सारे पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ भी लेता हूँ, मतलब इनफैक्ट रटी भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता हूँ टेस्ट में, तो पहली बात हो जाता हूँ, और फिर अच्छे से कंसेप्ट भी नहीं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, और इसी चक्कर में मैं मेरे मतलब फिजिक्स में 10 से ज्यादा नेगेटिव खा ही जाता हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा करिए ना। आई थिंक कलश आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ पाया, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी को, या रिपीट करवाना है? यदि क्वेश्चन समझा होगा तो आंसर दे दो, नहीं समझा होगा तो रिपीट कर देंगे क्वेश्चन। सर मुझे तो क्लियर आवाज नहीं आई। हाँ कलश, फिर से एक बार क्वेश्चन कर लो। ओके, प्रणव हमारे साथ अवेलेबल है अभी फिर से। मैं को होस्ट का ये एक्सेस दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे प्रणव से, तो प्रणव से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक प्रणव एक एक्सपीरियंस जो है शेयर करना था, जो बीच में रह गया था। विकास एक बार प्रणव से शेयर कर लो, फिर वो कंटिन्यू करेगा प्रणव भी। लास्ट वाला एक्सपीरियंस। यस सर, क्या हुआ? लास्ट वाला जो एक्सपीरियंस है प्रणव से भी शेयर करवाना है, उसे एक बार गाइड कर दो। प्रणव सर स्टूडेंट है या प्रणव? प्रणव, प्रणव अपना। उसको मेरा एक्सपीरियंस बताना है? नहीं हाँ, चलो क्या हो ठीक रहा है, मैं बता देता हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। प्रणव, जो क्वेश्चन ये है कि देखिए, कई क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नीट में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमें आते नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मिस्टेक होने के बाद रैंक हमारा कम हो जा रहा है, तो उसे कैसे अवॉइड करें या कैसे बचे, ये क्वेश्चन था। मिस्टेक होने के बाद रैंक कम आ जा रहा है, अच्छा मतलब सिली मिस्टेक्स है ना? हाँ, सिली मिस्टेक, जैसे आपने भी पेपर सॉल्व करने के बाद देखे होंगे घर पे आने के बाद कि सारे क्वेश्चन आते थे बट बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई आपकी। हाँ हाँ, मतलब अगर मेरे सिली मिस्टेक नहीं होते तो मेरे को 700 के आसपास मार्क होते, मतलब हाँ 700 के आसपास, क्योंकि केमिस्ट्री के 4 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते। हाँ हाँ, तो मतलब अब इतना बड़ा वेरिएशन आप सोच सकते हैं, मतलब 700 में से 630, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। अगर अपन को इसको ओवरकम करना है तो मतलब मैंने आज एक पेपर दिया है और मेरा कल एक पेपर है, तो मैंने आज एक पेपर दिया, तो मेरे कंसेप्चुअल और कैलकुलेटिव वाले जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो एक तरफ रहेंगे। हेलो सर। हाँ 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 बोलो। एक तरफ रहेंगे और मेरे जो सिली मिस्टेक्स है वो दूसरी तरफ रहेंगे। अगर हाँ मतलब फिर वो सिली मिस्टेक अपन को गिनने हैं। मेरे इस पेपर में 7 सिली मिस्टेक हुए हैं, तो मुझे अगले दिन वाले पेपर में उससे कम सिली मिस्टेक करने हैं, मतलब मेरे को सिर्फ 5 ही सिली मिस्टेक करने हैं। ठीक है, और सिली मिस्टेक को ओवरकम करने का सबसे मतलब अगर करना है तो फुल्ली फोकस होना पेपर पे बहुत ज्यादा जरूरी है, बस।
ओके, आई थिंक हाँ। ईश्वरी और साहिल भी हमारे साथ वेटिंग पर है, जिनके कुछ डाउट है। ओके ईश्वरी बेटा, आप पूछ सकते हो। एक कलर्स का जो मैसेज आया है मेरे पास, मैंने सेंड टू एवरीवन कर दिया हूँ। तो मयंक, प्रणव, मयूरी, प्रद्युमन और विकास, आप एक बार क्वेश्चन देख लो। आपको इसका आंसर जैसे भी देना है, जो लगता है आप दे सकते हो। बट पहले ईश्वरी बेटा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी पूछो बेटा। सर आवाज आ रही है? हाँ, जिसे भी क्वेश्चन करना है बेटा हैंड रेज करके रखो, ताकि मैं आपको चांस दूं क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके ईश्वरी। सर मेरा ये क्वेश्चन, हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन था कि फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी से मतलब फॉर्मूलेज निकालना है सिर्फ, कि एनसीईआरटी में पढ़नी है? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मतलब नोट्स तो है सौरभ सर के, बट कुछ और अगर करना हो तो कैसे? बस यही क्वेश्चन था। दो बेटा आंसर। मैं विकास बोल रहा हूँ सर। आवाज आ रही सर? बोलो बेटा, चांस नहीं लो, आपको आंसर देने के लिए चांस नहीं लेना है। आप आपके पास से म्यूट अनम्यूट करो, और जिसे भी आंसर लगता है आप डायरेक्टली दो। हाँ तो मेरे सौरभ सर की जो नोट्स है उससे तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे नीट में कैसी भी पेपर आए 180 में से तुम 200 भी स्कोर कर सकते हो। तो वहां से नोट अच्छे से कर लो, सब बराबर क्लियर हो जाएगा। यदि वहां से नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सौरभ सर की नोट्स की नहीं है, अपनी है, हमारी है। हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यदि वो नहीं समझ रहा है तो सौरभ सर से पूछो, उससे तो ज्यादा मतलब कुछ और रेफरेंस एनसीईआरटी, करने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो एनसीईआरटी से पढ़ना नहीं है क्या फिर? एनसीईआरटी से लो, एनसीईआरटी से पढ़ना जब ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मतलब पॉइंट्स टू पॉन्डर वगैरह उसमें दे रहते हैं, या फिर ऐसे रीजन के लिए हमें फोकस करना पड़ता है। अदरवाइज यदि तुमको लगता है कि तुम्हें एनसीईआरटी भी पढ़नी है तो तुम अपने तरफ से पढ़ सकते हो। पर यदि सौरभ सर बोल रहे हैं मत पढ़ो तो उनपे पूरा भरोसा करो। तुमको जितने मार्क्स चाहिए उतने बराबर आ जाएंगे। तुम सिर्फ सौरभ सर पे भरोसा करो, वो जो बोल रहे हैं उसको उनको बराबर फॉलो करो। आखिर में तुम्हें पता चल जाएगा रिजल्ट क्या आने वाला है और तुम्हें क्या चाहिए था। तो एनसीईआरटी यदि तुम्हें पढ़ना है तो जरूरी है। एनसीईआरटी से सॉल्व एग्जाम्पल भी कर सकते। हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी एनसीईआरटी के मतलब केमिस्ट्री में भी जो दिए हैं वो, और सौरभ सर तो बाद में बताएंगे, बोलना मतलब बोलते हैं वो कि सॉल्व एग्जाम्पल करने को। अच्छा थैंक यू। आर्यन का हैंड रेज दिख रहा है? हाँ बेटा आर्यन पूछो। उसके बाद रुति का आपको भी चांस मिलेगा। हैंड रेज करके रखो बेटा, जिसे भी क्वेश्चन करना है। ओके बेटा आर्यन। मयंक भाई, आप सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक डीडीएस में ही रहते थे, तो आपने टाइम कैसे मैनेज किया? मयंक आपसे क्वेश्चन है। हाँ एक्चुअली मेरा एक इशू था, मेरे घर पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी, मेरे रूम पे भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। मैं मतलब जाके बस लेट जाता था। और डीडीएस में कैसा, हमारे डेस्क बेंचेस रहते थे तो ऑब्वियसली हम सो नहीं सकते, तो एक प्रेशर रहता था। और उधर से भी लोग हमें मतलब मैनेज करते कि चलो अगर हम बातें किए या फिर थोड़े डिस्ट्रैक्ट हुए तो वो आके बोलते हैं कि थोड़ा पढ़ो, बातें मत करो। तो उसके वजह से एक हमारी लिंक मेंटेन होता है। और रही इसकी टाइम टेबल की बात, तो ऐसे मैं ऐसे ऐसे बिल्कुल एकदम टाइम बायस नहीं था, मतलब मेरे को करना ही है करके मैं तो फोकस्ड ही रहूंगा, मैं इधर उधर ध्यान ही नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। मैं मेरे को बोर हुआ तो मैं सबके साथ बात करता था, जयश्री मैम के साथ बात करता था, भूषण सर के साथ बात करता था, और कभी वो कॉफी वगैरह पीता था। और फिर टाइमली मैनेज करके चलो कुछ रिटर्न करना है तो प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो और कुछ ऐसे बात भी कर सकते हैं, तो वहाँ ऐसे एटमॉस्फेयर मिलता है, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। पर ऐसे घर में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही होता है, बट अभी सिचुएशन ऐसी है तो आपको टाइमली मैनेज करके अभी घर पे ही पढ़ना होगा, नहीं तो अदरवाइज क्लास का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है। और सर हाँ हेलो मेरा सर। डाउट है कि ओके सर जस्ट मेरा वेट। डाउट ओके है कि जैसे कौन बोल रहा है? हाँ अमृता, बोलो सर बेटा। अमृता। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अब हम घर पे, तो घर पे ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी
कैसे होता है कि जल्दी जल्दी मतलब पढ़ाई ज्यादा नहीं होती है और टाइम पास ज्यादा होता है, घर वालों के साथ बहुत सारा टाइम निकल जाता है, और कभी बाहर जाने में टाइम निकल जाता है, या फिर घर पर ही कुछ कर रहे हैं तो उसमें टाइम निकल जाता है, और फिर पता चलता है कि आज तो पढ़ाई हुई नहीं है, तो कैसा मैनेज करना चाहिए ये सब? आई थिंक मयंक, मयूरी, प्रणव, जो भी है, दो आंसर। ये हाँ हाँ, ये होता है, सबके साथ ही होता है और हुआ भी है। घर पे मतलब वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। घर में हम कैसे ऐसे ये रहते हैं कि चलो फ्री फ्री टाइप रहते हैं, ऐसे आजादी टाइप, ये अपना ही घर है, अपन क्या कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें कोई बोलने वाला नहीं है, कभी भी आराम से खाना खाते, टीवी देखते हैं, सब करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एटीट्यूड रखना छोड़ दो कि मैं घर पे हूँ करके। सोचो कि आप अपने इंस्टीट्यूट में हो, आपके इंस्टीट्यूट में क्लासेस चल रहे हैं, सर आपके आगे है और आपको फुली फोकस्ड होके पढ़ना है, और एक टारगेट रखो कि यार मेरे को नीट करनी है क्लियर करके, और आपको एमबीबीएस बनना है। तो ये टारगेट अगर रख के अगर करोगे तो फिर कुछ आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं रोक पाएगा। और पता है वो घर का एटमॉस्फेयर ही वो होता ही है सबके साथ, बट अभी ऐसा नहीं है ना कि चलो अभी 10 दिन में मेरे क्लास चालू होने वाला है तो मैं 10 दिन कर लेता हूँ टाइम पास, ऐसा मतलब दिन निकल जाएगा ऐसे पता ही नहीं चलता है। तो अभी मतलब वो सिचुएशन करना पड़ेगा ना। सो ऐसे टाइम घर के एक्टिविटीज में टाइम कम ही स्पेंड करो, अपने काम से काम रखो। घर वालों से भी अगर आपको लगता है कि अभी चलो बहुत टाइम हो गया, अभी मैं बहुत देर पढ़ रहा हूँ, तो फिर ऐसे बट लिमिटेड टाइम में, और अपना एक सेपरेट अलग जाओ और किसी के मतलब घर के एक्टिविटीज में एंगेज ही मत हो कि अभी क्या चल रहा है घर में कौन सी बात कर रहे हैं, घर में किसकी बातें हो रही हैं। अपने काम से काम रखो, बातें करो अगर बोर हुआ है तो, और अपने पढ़ाई से ये रिलेशन रखो बस। ओके प्रणव, भैया, आपके आप हिसाब से बेस्ट स्टडी आवर्स कौन से है? बेस्ट स्टडी आवर्स आई विल सजेस्ट, मतलब जब घर के लोग सब सो रहे होंगे तब पढ़ाई करो। अगर ऐसे 10 के बाद, मैं तो मेरा ऐसे रूटीन था, मैं 10 के बाद रात के 10 के बाद वगैरह टेस्ट देता था, और फिर 3-4 बजे तक सुबह के पढ़ता था, फिर सोता था, और फिर 11 या 12 बजे दोपहर को उठता था। सो ऐसा कुछ नहीं है कि चलो मैं मतलब सुबह 4 बजे उठूंगा तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, ये कुछ नहीं रहता। वो आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम सूट होता है। आप जिस टाइम में कंफर्टेबल हो उस टाइम में प्लीज पढ़ाई करो, क्योंकि वही रिजल्ट देने वाला है। आप दूसरों के मतलब प्रेशर के ऊपर से कुछ नहीं होगा। आपको जो टाइम आपके बॉडी को सूट हो रहा है, आपके हेल्थ को सूट हो रहा है, और आपके पढ़ाई को सूट हो रहा है, उसके ऊपर चलो। इसमें आप लोग हमेशा मेरी एक बात याद रखना, यदि आप अभी पढ़ रहे हो और पढ़ते हुए यदि आपको नींद आ गई और आप यदि सो गए, तो हमेशा ये याद रखना कि उस वक्त कोई तो भी है जो पढ़ रहा है, और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो आपके आगे निकल जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगी और लाइफ में आगे बढ़ाएंगी। ओके, कलश के क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, प्रणव आंसर करो। हाँ जी सर। कलश तो देख, पहले तो देखो वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो देखो आते हैं, ठीक है। मतलब अगर तू कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है और वो कॉन्सेप्ट देखो किसी क्वेश्चन में लगाना नहीं जम रहा है, तो उस क्वेश्चन को पहले बाजू में रख। अगर तू पर्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मतलब अगर तू 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो 50 में से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखो मतलब इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले वो क्वेश्चन पहले कर, उसके बाद मॉडरेट वाले क्वेश्चन, उसके बाद हेवी वाले क्वेश्चन। इस तरह से अगर जाएगा तो मतलब तेरा काम बन जाएगा, क्योंकि हमको उसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं लगाना आता जिसमें मतलब बहुत कुछ हेवीली किया होता है। इसलिए मतलब पहले इजी वाले सॉल्व कर, फिर मॉडरेट, फिर हेवी वाले क्वेश्चन, इस तरह से आ जाएगा। हो गया। गौरव का क्या मैसेज आया है? कैन यू एक्सप्लेन कैसा हुआ आपके साथ? क्या बोलना चाह रहे हो गौरव? वॉइस में पूछ लो।
किसी के क्वेश्चन होंगे बेटा तो हैंड रेज करो जल्दी से। नहीं है क्वेश्चन और किसी के? ओके, मेरे पास बहुत सारे चैट्स आए हुए हैं और चैट्स में पहली चीज़ तो सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन कहा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, और साथ ही साथ बेटा मुझे थैंक्स बोल रहे हैं कई लोग आप लोगों को भी थैंक्स बोल रहे हैं, तो सभी की तरफ से मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं। देखिए बेटा, थैंक्स मुझे नहीं कहिए, थैंक्स तो बेटा इन लोगों को कहिए, मयंक, मयूरी, प्रणव, प्रद्युमन एंड विकास, क्योंकि उन लोगों ने अपना टाइम आप लोगों के लिए निकाले और अभी वो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी उस सिचुएशन को फेस करके आए हैं और फेस करने के बाद आपको जो गाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके +10 मार्क्स भी बढ़ गए, तो आपका आज का सेशन जो है काफी अच्छा हो जाएगा। ओके, किसी का अभी हैंड रेज आया था? हाँ सर, मैं मयूरी हूँ। हाँ मुझे पूनम ने क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्गेनिक बहुत टफ जाता है। ओके सो ऑर्गेनिक के लिए तो मैं एक ही बोलूंगी कि अगर आपको सच में टफ जाता होगा तो एक प्रायोरिटी, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी के रिएक्शंस अच्छे से, मतलब लिख के करो ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक पढ़ो मत, ऑर्गेनिक लिख लिख के देखो वो सारी रिएक्शंस, एंड देन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के वो सॉल्व कर लो एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आपने इतना भी किया ना 3-4 बार, तो आपके ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड बस इतना ही करो। अगर आपको सच में टफ जाता होगा तो एनसीईआरटी की थ्योरी पूरी लिख के मतलब लिख के देखो, रिएक्शंस वगैरह सब कुछ लिख लिख के प्रैक्टिस करो एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका ऑर्गेनिक इजीली हो जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। ओके बेटा, अभी मैं आप लोगों को ना चैट जो है मैं एवरीवन दे रहा हूँ, ठीक है। जिसको भी थैंक्स जो भी कह रहे हैं पर्सनल से बेटर ये है कि सभी को जो है आप भेज सकते हो। अभी आपका पर्सनल चैट ऑफ कर दिया मैंने, आपके एवरीवन चैट का ऑप्शन अभी आप लोगों के पास आ रहा होगा। यदि किसी को कुछ क्वेश्चन करना है चैट में भी पूछ सकते हो या फिर वॉइस में भी पूछ सकते हो। क्विकली बेटा जल्दी जल्दी करो। ओके, और किसी को कुछ पूछना है और किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। और मयंक, प्रणव, मयूरी, प्रद्युमन, विकास, आपको भी यदि किसी से कुछ शेयर करना है और जो रह गया होगा या अभी याद आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हो। सर ये म्यूट करने को बोलो, ये पीछे का आवाज बहुत आ रहा सर। इसका म्यूट अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो बेटा। आज आपके बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, म्यूट कर दो। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का आप लोगों का जो ये टाइम जो आप लोगों ने दिए हैं करंट स्टूडेंट के लिए रियल में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सभी लोगों को। प्रणव बेटा आपके बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, ठीक है, म्यूट कर लो अभी थोड़ी देर। हाँ हाँ, अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। यदि किसी की कोई क्वेरीज नहीं रहेंगी तो हमारा एक लास्ट टॉपिक जो रह गया तो आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। ओके, तो आपको जो कल की जो लिंक थी बेटा उस लिंक से ज्वाइन करना है आप लोगों को, ठीक है। ओके चलो, तो नो क्वेश्चन, तो मेरे तरफ से बेटा आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच और बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेसन, बेस्ट विशेष। लाइफ में इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ो और रियल में एक अच्छे बेस्ट डॉक्टर बनना है आपको, ठीक है। एक ऐसा डॉक्टर जो रियल में किसी के काम में आए और इस तरह से लाइफ में एक और भी अच्छी सक्सेस जो है वो अचीव करना है। ये हमारी सक्सेस स्टार्ट हुई है, अभी ये नहीं सोचना कि हमें सक्सेस मिल गई है, अब तो हमको यहाँ से लाइफ में और आगे बहुत आगे जाना है। ओके, तो इसी तरह से मेरी बेस्ट विश और अपने जो डीडीएस फैमिली है सभी की बेस्ट विश आप लोगों के साथ में रहेंगी और रियल में आप लोग इसी तरह से लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। और बाकी सभी के तो कॉन्ग्रेचुलेसन एंड थैंक्स के मैसेज तो आप लोगों को आ ही रहे हैं। ओके, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने टाइम दिए और सभी लोग ज्वाइन किए, सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है बेटा। तो सेशन एंड करें फिर हम लोग, किसी को कुछ पूछना है अभी?
मृणाली बेटा आप मुझे प्राइवेट चैट कर रहे हो, चैट टू एवरीवन करो। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके कुछ एक्सपीरियंस रह गए हो जो शेयर करना चाहते हो तो यू कैन, अदरवाइज विल लीव दिस सेशन। आर्यन बेटा आपका क्लास चल रहा होगा, आपको उधर ज्वाइन करने के लिए कह दिया था मैंने। आपका बैच 5 है क्या आर्यन? हाँ बेटा विकास, अभी आप लोग भी लीव कर सकते हो। बैच 3 होगा तो शायद क्लास ओके नहीं सर। होगा, यदि शेड्यूल में मिला होगा तो क्लास होगा आपका। ठीक है, मैंने पहले कह दिया था कि यदि किसी का क्लास है तो आप क्लास ज्वाइन करें, अपना रेगुलर क्लास। सर हो गया, हम लीव कर दे क्या? हाँ अभी आप लीव कर सकते हो। अमन का हैंड हाँ, रेज हुआ है, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा अमन? चलो तो फिर फाइनली मीटिंग एंड करते हैं, और आप लोगों को बेटा 12th स्टूडेंट आप लोगों का जो क्लास है ज्वाइन करना है, ठीक है। और कंटिन्यू करते हैं फिर हम आज का सेशन जो हमारा क्लास है वो। ओके चलो थैंक यू सर। थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू। और आपको यदि किसी को भी जो है कभी भी कुछ क्वेरीज रहे तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा, ठीक है।